जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें हमारा 2.4 यूनिट चल रहा है जिसका नाम है रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में हमने प्रकरण 1 देख लिया था और प्रकरण 2 देख रहे थे, जिसमें हम आज देखने वाले हैं बिहारी लाल के बारे में। तो प्रकरण 2 में हम यहाँ पे कवियों के बारे में देख रहे हैं। तो एक दो कवियों के बारे में, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में हमने देख लिया था। अब देख रहे हैं बिहारी लाल के बारे में। इसी तरह से और भी कवि हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, बिहारी लाल। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा बिहारी सतसई के बारे में कहा है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। बिहारी सतसई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, क्या कहा है कि सतसया दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें बेधें सकल शरीर। तो बिहारी सतसई के बारे में ये सब कहा गया है कि इनके जो दोहे हैं ना, उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक रस उत्पन्न होता है और वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, पर आप उस दोहे को पढ़ते हुए मग्न हो जाते हैं। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर भी इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। बिहारी के अलावा कोई श्रृंगारी कवि ऐसा नहीं कर सकता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कथन कभी कभी पूछ लेता है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार है, एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बहुत कम कवियों में पाई जाती है। बिहारी की भाषा क्या है? चलती है, चलती होने के साथ यह साहित्यिक भी है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर विस्तृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया और कहीं कहीं गढ़ शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। बिहारी की कृति का मूल्य
जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतः स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए घावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता है तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष ना करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो दोहों की अगर बात करें तो बिहारी के दोहे जो हैं वो श्रृंगारी उतने नहीं हैं, जो दोहे हैं वो श्रृंगारी हैं, प्रेम की उच्च भूमि पर वो नहीं पहुंचते हैं। आप अगर उनके दोहों को पढ़ते हैं तो मग्न मुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसा है, और ये थोड़ा डिमेरिट्स भी बताई गई है बिहारी के बारे में और उनकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं, और कुछ कथन भी ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसलिए डिटेल्ड में पढ़ना थोड़ा सही रहता है। फिर है मतीराम। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है ना भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम मिलती है। कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह कि मतीराम की सी रसस्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बिहारी की प्रसिद्धि का कारण निम्नलिखित में से क्या है, तो वाग वैदग्ध। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवये की लय के द्वारा संगठित होता है। फिर है कवि भूषण। यहां इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। भूषण किसके कवि थे? वीर रस के। इधर इनके दो चार कवित्व श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। फिर है कवि देव। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका अंगभंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था, अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है। तो दोस्तों आगे के कवियों को लेकर आते हैं आगे की वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।